ओके बच्चे लिखो एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स क्या होते हैं ये, ठीक है। आपको मैं पैराग्राफ नहीं लिखवा रही हूँ कि एजियोट्रोप्स या एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं, मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, क्योंकि पॉइंट्स को याद रखना ज्यादा इजी रहता है बजाय कि पैराग्राफ को। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी ताकि आपको जो सारे पॉइंट्स आपको मैं लिखवाऊंगी वो सारे के सारे क्लियर हो जाए, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो बच्चे कि जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं वो बाइनरी मिक्सचर होते हैं। लिखो, आवाज आ रही है ना सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है? बाइनरी मिक्सचर होते हैं, मतलब उसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक सोल्यूट होगा और बेटा एक सॉल्वेंट होगा। दूसरी चीज बच्चे, सेकंड पॉइंट लिखो कि जो हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे ना, जो हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे वही एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाएंगे, फॉर्म एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अगर आइडियल सॉल्यूशन ने एजियोट्रोपिक मिक्सचर बना लिया तो समझ जाना भैया वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। जब मैं आपको इसके एग्जांपल बताऊंगी तो आप देखोगे कि वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही जो है एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं। अब जो मैं यहाँ पे आपको थर्ड पॉइंट लिखवाने वाली हूँ बच्चे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखो, इसके बिना आप नहीं बोल सकते कि आपका मिक्सचर एजियोट्रोपिक है। क्या? सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। तो बच्चे जो आपके एजियोट्रोपिक मिक्सचर हैं उनकी कंपोजिशन बोल दो या कंसंट्रेशन बोल दो या मोल फ्रैक्शन बोल दो, वो सेम होनी चाहिए लिक्विड एंड वेपर फेज में। तो सपोज मैं यहाँ पे एक बीकर बना लेती हूँ, ठीक है, एक बीकर बना देती हूँ। यहाँ पे आपके लिक्विड है, सपोज यहाँ पे आपके पास दो टाइप के लिक्विड हैं बच्चे, ए और बी टाइप के, ठीक है। तो यहाँ पे ए का भी मोल फ्रैक्शन होंगे, ए के भी मोल होंगे जिसको आप काई ए से रिप्रेजेंट करते हो, और बी के होंगे जिसको आप काई बी से रिप्रेजेंट करते हो। लिक्विड फेज में बच्चे आप काई से रिप्रेजेंट करते हो, और वेपर फेज में आप मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हो वाई ए वाई बी से। तो बच्चे अगर काई ए का मोल फ्रैक्शन 0.3 है तो वाई ए का भी 0.3 होना चाहिए। अगर काई बी का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में 0.7 है तो वेपर फेज में भी बच्चे उसका 0.7 होना चाहिए। अगर ये तो कंडीशन सेटिस्फाई करती है, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो आप बोलोगे कि भैया आपका जो मिक्सचर है वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है, अदरवाइज वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं है। फोर्थ पॉइंट लिखो, आपको एक एग्जांपल दूंगी, आपको सारा समझ में आ जाएगा, अभी सिर्फ पॉइंट लिखो। लिखो फोर्थ पॉइंट, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट, कौन कंपोनेंट? जो आपका मिक्सचर है उसकी बात करिए। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट कैन नॉट बी separated by fractional distillation, cannot be separated by बच्चे fractional distillation, ठीक है। ये पॉइंट लिख लिए चार, बताओ। मैम यस मैम। ओके, कितने स्टूडेंट्स बने? आप देख रहे हो स्टूडेंट्स कितने हैं? उतने ही हैं जितने 8 बजे थे। अब फिर मैं 8:30 क्लास नहीं लूंगी, देख लिया मैंने, कोई बच्चे नहीं आए। मुझे लगा 50-60 हो जाएंगे, लेकिन वही सेम 30 बच्चे ही है, उससे भी कम। बच्चे फिफ्थ पॉइंट लिखो कि जो आपका एजियोट्रोपिक मिक्सचर है, बच्चे मैं वही लिखवा रही हूँ बेटू, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं मेन लिखवा दूंगी तो वो मेन याद रह जाएगी, बाकी अगर किसी पॉइंट पे क्वेश्चन आ गया फिर कैसे करोगे बेटू? ये सारी डेफिनेशन में ही है, बस मैं उसको पॉइंट के फॉर्म में लिखवा रही हूँ बच्चे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जो आपका एजियोट्रोपिक मिक्सचर है वो बॉयल करेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी लिखो, ठीक है पंकज। सिक्स्थ वाला लिखो बच्चे, 6 पॉइंट लिखो कि जो आपका एजियोट्रोपिक मिक्सचर है वो बिहेव करेगा एज अ प्योर लिक्विड की तरह। पहले ये पॉइंट लिखो, आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। ये सारे के सारे एजियोट्रोपिक मिक्सचर की डेफिनेशन है। मैं चाहती तो पैराग्राफ में 3 लाइनों में इसको कंपाइल करके लिखवा सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसको पॉइंट की फॉर्म में याद रखें, ताकि इसको ज्यादा टाइम तक आपके माइंड में ये चीजें रहे कि मैम ने क्या क्या पॉइंट्स लिखवाए थे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर मैं पॉइंट्स बनवा के लिखवाऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये 6 पॉइंट लिख लिए क्या सबने? यस मैम। यस मैम।
अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे। मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है इथेनॉल प्लस वाटर का, ठीक है। अब मैं आपको कह रही हूँ कि भैया मैंने ना हर एक बच्चे को एक फ्लास्क दे दिया, हर एक बच्चे को एक फ्लास्क दे दिया। मैंने कहा कि इसमें ना इथेनॉल और पानी का मिक्सचर है। मैंने आपको बोला कि इसमें इथेनॉल और पानी का मिक्सचर है, जाके इसको सेपरेट करके आओ, मतलब जाके पानी अलग करके आओ, इथेनॉल अलग करके आओ। तो आप क्या करोगे, आपको ये पता है कि मैम इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 100 से कम होता है ना, और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप क्या करोगे बच्चे, इसके लिए जो मेथड होता है वो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अभी सुन लो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो आप क्या करोगे, यहाँ से पूरा अप्रेटिस होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। ये जो कंडेंसर है जो मैंने थोड़ा सा टिल्टेड वे में लगाया है, वो आपका कंडेंसर है, और यहाँ पे क्या है, फ्लास्क है, नीचे से आप हीट कर रहे हो, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब मैं इसको हीट करूंगी तो सबसे पहले किसके वेपर बनना स्टार्ट होंगे, इथेनॉल के या पानी? इथेनॉल के, क्योंकि मैम क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट उसका कम है। तो भैया क्योंकि क्लोज्ड है तो लिक्विड कंडेंस होके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि आप कहोगे मैम यहाँ पे इथेनॉल इकट्ठा होने लग जाएगा। बिल्कुल सही है। अब आप मेरे पास लेके आओगे फ्लास्क कि मैम ये रहा पानी और ये रहा इथेनॉल, तो मैं आपको बोलूंगी क्या बच्चे ये प्योर इथेनॉल है, क्या इसमें सारा का सारा इथेनॉल है? तो आंसर इज नो। क्योंकि बच्चे एक लिमिट तक ही आपका इथेनॉल प्योर हो सकता है। अगर आप मुझसे पूछो कि इसकी कंपोजिशन कितनी होगी, फिक्स्ड कंपोजिशन इसकी होती है 95 पॉइंट समथिंग होता है, वो अभी भी उसमें बच्चे 5% पानी रह जाता है। फिर आप कहोगे अच्छा मैम ऐसा है क्या, चलो हम दोबारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लेते हैं, क्या पता और हमें प्योर इथेनॉल मिल जाए। तो बच्चे इस फिक्स्ड कंपोजिशन के बाद आप कितनी भी मल्टीपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा लो, इससे ज्यादा और आपको परसेंटेज कंपोजिशन नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो ऐसे वाले मिक्सचर को हम बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं बेटा, बताओ? एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एक फिक्स्ड कंपोजिशन के बाद आप उनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। अब आप जितना आपने इथेनॉल को अलग करना था कर लिया, अब आप उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। इसलिए इसको बोला गया है कि इथेनॉल और पानी के मिक्सचर को बोला गया कि भैया ये बिहेव करेगा एज अ प्योर लिक्विड और ये बॉइल करेगा एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आप मुझसे इसका बॉइलिंग पॉइंट पूछो तो इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 351.1 केल्विन। हमें पता है इथेनॉल और पानी का मिक्सचर है, हमें पता है इथेनॉल और पानी का मिक्सचर है, क्योंकि इथेनॉल में अभी थोड़ा बहुत पानी है, लेकिन क्योंकि उसका एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट है, एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट है जिसपे वो बॉइल करेगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तभी मैंने बोला है कि हम इसको कैसा कंसिडर कर रहे हैं, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं एज अ प्योर लिक्विड। तो ऐसे वाले मिक्सचर को क्या बोलते हैं बेटू, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। क्लियर हुआ, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब हमें क्या करना है बच्चे, ये पॉइंट अपने माइंड में ध्यान रखना, और हो सके तो ये फिगर बना लेना, ताकि जब आप एजियोट्रोपिक मिक्सचर करो और आप जब इस फिगर को देखो तो उसी टाइम आपके माइंड में रिकॉल कर जाए चीजें कि मैम ने क्या बताया था, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे बच्चे टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप्स। टाइप्स ऑफ लिखो, टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप्स। तो बच्चे आपके दो टाइप के एजियोट्रोप्स होते हैं, कौन कौन से? एक तो आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और एक होगा बच्चे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब बच्चे जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है, मतलब जिन एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वो वाले कौन से होंगे, जो पॉजिटिव डेविएशन को शो करेंगे, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे वही वाले आपके मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स होंगे, और जो नेगेटिव डेविएशन को शो करेंगे वही आपके क्या होंगे बच्चे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स होंगे। अब एक बात बताओ, पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है या ज्यादा होता है, बताओ? ज्यादा होता है, क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में देखा बच्चे कि अगर ए बी की इंटरेक्शन वीक है ए और बी से, तब हम क्या कहते हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जितना होना चाहिए उससे एक्सपेक्टेड, मतलब उससे कुछ ज्यादा ही आ रहा है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा है एक्सपेक्टेड से। किससे?
जो आप ये कैलकुलेट करते हो P1 नोट काई 1 प्लस P2 नोट काई 2। तो अगर बच्चे वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटू, बताओ, कम हो जाएगा, कम। तभी तो इसको बोला मिनिमम बॉइलिंग। ऐसे ही नेगेटिव डेविएशन में बच्चे टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। अगर वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा। अब इसका एग्जाम्पल करते हैं, आपको सिर्फ वो एग्जाम्पल करने हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल वही है जो मैंने अभी आपको बताया, इथेनॉल और पानी का। अगर आप मेरे से इसकी परसेंटेज कंपोजिशन पूछोगे तो 95% इसकी होती है, 5% इसकी होती है। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट पूछोगे प्योर इथेनॉल का तो इसका होता है 373 केल्विन। ओ आई एम सो सॉरी, एक सेकेंड, वो तो वाटर का होता है। इसका होता है 350, एक मिनट, 351.3 केल्विन और इसका होता है 373 केल्विन। अब इस फिक्स्ड कंपोजिशन के बाद भैया आप इसको और फ्रैक्शनल डिस्टिलेट नहीं कर सकते हैं और इथेनॉल को आप प्योर नहीं कर सकते हैं। और ऐसे मिक्सचर को मैंने अभी क्या बताया, क्या बोलते हैं बताओ, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। तो अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट मैं बोलूं तो कितना होता है 351 पॉइंट केल्विन। तो आप देख पा रहे हैं क्या कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का मतलब क्या हुआ कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उनके प्योर कंपोनेंट से, हाँ या ना। यस मैम। अगर मैं एग्जांपल लूं नेगेटिव डेविएशन का तो इसमें एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड का और पानी का। नाइट्रिक एसिड का और पानी का, पानी का तुम्हें पता है 373 केल्विन होता है, इसका 188 केल्विन। आपको डाटा नहीं लर्न करना है, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है। अगर इनकी परसेंटेज कंपोजिशन बोलूं तो बच्चे इसकी होती है 68% और इसकी होती है 32%। ठीक है, तो अब इसके बाद ये फिक्स कंपोजिशन है भैया, इसके बाद और सेपरेट नहीं कर सकते, तो इनके मिक्सचर को क्या बोलोगे, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलोगे। और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जिस पे ये बॉयल करते हैं जिस टेम्परेचर पे, वो होता है 383 केल्विन। आप देख पा रहे होगे कि जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है वो उनके प्योर कंपोनेंट से क्या है बच्चे, ज्यादा है। समझे कि नहीं समझे, बताओ। यस मैम, समझ मैम। अब जितना भी मैंने तुम्हें एजियोट्रोपिक मिक्सचर में करवाया है इसके अलावा तुम्हें इतू सा भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है जितना मैंने कंटेंट पढ़ाया है आपको, जितना यहाँ पे क्लास में। और बस आपको क्या काम करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं क्लास में करवाया करूंगी और बाकी आपके ऊपर है कि आप घर पे कितना टाइम देते हैं अपने सेल्फ स्टडी को। ठीक है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं। हाँ बेटा। मैम एक बार स्लाइड स्क्रॉल डाउन कर दो क्योंकि आगे में पता नहीं डिसमिस हो गई थी, नेट इश्यू आ रहा था। स्क्रॉल डाउन कर दो, ये लो बच्चे। मैम जो पॉइंट्स लिखवाए हैं, हाँ। अच्छा ये रे बेटा, अभी तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फिर लिख लेना। बच्चे मैं नेक्स्ट टाइम से ना 8-10 पे क्लास स्टार्ट करूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा बच्चे ज्यादा आएंगे बट आए नहीं, है ना। मैंने भी आधा घंटा तुम लोगों के लिए। हाँ बेटा रवनीत। मैम क्या पायरोडाइन और वाटर भी एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर है? पीरिडीन। यस मैम। बच्चे देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, सारे के सारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं होते हैं, पहली बात तो ये। ठीक है, इसका मैं आपको सर्च करके बताऊंगी कि ये वाला होता है या नहीं होता। लेकिन अगर आपको जानना है कि कौन कौन से होते हैं तो एक काम करेंगे आप, ये तो दो आपके एनसीईआरटी में दे रखे थे राइट। प्रदीप की बुक अगर आपके पास है या आपके पास कोई और बुक है तो उसमें टेबल बना रखी होगी मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की। तो वो कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक मिक्सचर हैं जो कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर की तरह बिहेव करते हैं। सारे के सारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो हैं बिहेव नहीं करते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर की तरह। तो मैं इसमें वैसे तो 90% श्योर हूँ कि नहीं होगा, फिर भी मैं आपको चेक करके बता सकती हूँ, बता दूंगी आपको। ठीक है, वैसे ये नहीं होगा। ठीक है, आप उसमें देख लेना जो टेबल बनी हुई है उसमें जो जो है वही एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाएंगे, उसके अलावा नहीं बनाएंगे। ठीक है रवनीत। ओके मैम। चलो आगे चलें क्या बेटा, इसको एक बार मैं इरेज कर दूं कहीं बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए फिर। ठीक है, इसके बाद पहले हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करेंगे फर्स्ट वाली RLVP, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, 7 to 8 क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है बेटा। यस मैम। तो यहाँ पे लिखो सारे के सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज?
जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। ओके, तो लिखो मैम क्वांटिटी पे, क्या हुआ मुस्कान? मैम नहीं मैं बता रही थी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, क्वालिटी पे नहीं। हाँ, वेरी गुड। ओके, तो लिखो मेरे साथ, लिखो डेफिनेशन। Colligative properties are those properties of dilute solution of dilute solutions which depend on number of solute particles and not on the nature of किस पे? नेचर बोल दो या आइडेंटिटी ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, किसमें? सॉल्यूशन में। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बच्चे ये बोलूं कि मैं यहाँ पे अगर एक एग्जांपल लूं, एग्जांपल तो क्या, सिंपल सी एक बात पूछती हूँ आपसे। अगर आपने 1 मोल ऑफ ग्लूकोज पानी में मिलाया है, ठीक है, एक बीकर में, और दूसरे अलग बीकर में आपने 2 मोल ऑफ यूरिया लिया है पानी में, तो मुझे ये बताओ जो इनका वेपर प्रेशर होगा वो सेम होगा या डिफरेंट होगा? मैम डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा। कोई ऐसा है कि जो सेम कह रहा है? आपको ये चीज पता है ना बच्चे कि अगर मैं सॉल्वेंट में भैया सोल्यूट को डाल देती हूँ तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम हो जाता है। पता है ये चीज? पता है Yes, ये ma'am. चीज? क्योंकि पहले Yes, क्या था, ma'am. मान लो पहले तुम्हारे पास सिर्फ सॉल्वेंट था। सॉल्वेंट का नाम सुन के मेरे को पानी की याद आती। तुम भी पीते रहा करो पानी, ठीक है? चलो, पहले क्या था तुम्हारे पास? अगर सॉल्वेंट की बात करें बच्चे, तो सॉल्वेंट ही था तुम्हारे पास, और जो सरफेस पे थे सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे, राइट? तो उनकी वजह से वेपर प्रेशर आ रहा था। लेकिन जैसे ही आपने उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, नॉन वोलेटाइल का मतलब जो वेपर नहीं बनाएंगे, अगर तुमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया तो अब क्या होगा? पहले जो सरफेस पे सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे, अब सोल्यूट के भी आके बैठ जाएंगे उसकी जगह। तो जिसकी वजह से जो ओवरऑल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा बताओ? कम हो जाएगा। Yes, ma'am. तो जब भी ध्यान रखना, जब भी आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हैं सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चे? डिक्रीज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज लिया है और 2 मोल ऑफ यूरिया लिया है, तो दोनों के मोल ही डिफरेंट है, दोनों में वेपर प्रेशर तो कम होगा क्योंकि ग्लूकोज और यूरिया इज योर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है? तो वेपर प्रेशर तो कम होगा, लेकिन सबसे ज्यादा कम किसमें होगा? जिसमें आपने 2 मोल लिए। क्यों? क्योंकि जो है जितना ज्यादा सोल्यूट के पार्टिकल होंगे, जितने ज्यादा मोल होंगे सोल्यूट के भैया, उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। लेकिन अगर मैं इसकी जगह लिख देती 1 मोल, तो फिर आप बोलते कि भैया जो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है वो क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। वेपर प्रेशर डिक्रीज विल रिमेन सेम, या लिखो डिक्रीजिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल रिमेन सेम इन बोथ केसेस। क्यों? क्योंकि अब हमें मतलब नहीं है कि आपने ग्लूकोज लिया है, यूरिया लिया है, सुक्रोज लिया है, या कोई और प्राणी लेके आए हो। हमें मतलब है कि इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। सेम मोल है तो भैया वेपर प्रेशर जो डिक्रीज होगा वो भी क्या होगा? सेम ही होगा। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, अगर क्लियर है तो बच्चे आपको पता है आपकी 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। एक तो RLVP विच इज द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आपकी 4 कोलिगेटिव होती है प्रॉपर्टी। आज की क्लास में बच्चे हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या डिस्कस करेंगे? रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर मान लो टाइम बच जाता है, अगर मान लो 9:30 से पहले ही सब कुछ हो जाता है, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी बता दूंगी, ठीक है बेटा? Yes, ma'am. चलो, Yes, ma'am. हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कर रहे हैं हम? रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर
प्रेशर। ओके, तो बच्चे अगर मैं बोलूं कि मुझे चेंज निकालना है वेपर प्रेशर में, तो कैसे निकालोगे? तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं P1 नोट माइनस P1, अब P1 नोट क्या है पहले तो ये लिखो, P1 नोट क्या है? हाँ पायल, हाँ बेटा, P1 नोट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ, क्या हुआ, गलती से हो गया क्या? यस मैम, गलती से हो गया। अच्छा, P1 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ बच्चे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एक बात बताओ, आप कोई चीज का चेंज कैसे निकालते हो? पहले देखते हो पहले कितना था, बाद में कोई चीज काम करने पे कितना चेंज आए। ठीक है, जैसे मान लो आपको किसी का एनर्जी का चेंज निकालना हो, तो पहले कैसे निकालोगे? मेरे अंदर कितनी एनर्जी थी, काम करने के बाद मेरी कितनी एनर्जी बची, दोनों का माइनस करोगे तभी चेंज आएगा। सेम बच्चे इसमें भी ऐसा है। ये देखो, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, सपोज 100 है। जब आपने उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, सपोज उसमें चेंज आया 30 हो गया, 100 था पहले, सोल्यूट डालने पे उसका सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 30 हो गया, तो चेंज कितने का आया बच्चे? 70 का आया, आया ना? मैम तो डेल्टा P1 क्या है? चेंज है वेपर प्रेशर में। या आप ये बोलोगे कि भैया डेल्टा P1 क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, कि भैया वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई, कितना कम हुआ वेपर प्रेशर। लोअरिंग क्यों बोला? क्योंकि कोई चीज आप माइनस कर रहे हो, कोई चीज आप कम कर रहे हो, इसलिए इसको क्या बोला बच्चे? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ओके। राउल्ट लो ने क्या बोला था? राउल्ट लो ने ये बोला था कि भैया P1 इज इक्वल टू P1 नॉट Chi1, यही बोला था राउल्ट लो ने, हाँ या ना? यस मैम। तो अगर यही बोला था तो क्या मैं इसको ये लिख दूं क्या? डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नोट माइनस P1 नोट Chi1, हाँ या ना? यस मैम। ओके, अब मैं क्या करूं? P1 नोट कॉमन ले लूं क्या? 1 माइनस Chi1 हो जाएगा, और 1 माइनस Chi1 को बच्चे क्या लिख सकती हूँ मैं? बताओ, Chi2 लिख दूं क्या? क्योंकि Chi1 प्लस Chi2 इज इक्वल टू 1 एंड Chi2 इज इक्वल टू 1 माइनस Chi1। तो अभी मैंने तुम्हें ये बोला कि डेल्टा P1 क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, लेकिन डेल्टा P1 बाय P नोट क्या है बेटा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। रिलेटिव का मतलब किसी के रिस्पेक्ट में निकालो, किसके रिस्पेक्ट में चेंज देख रहे हो? प्योर सोलवेंट के रिस्पेक्ट में चेंज देख रहे हो, इसीलिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसको बोला गया। और Chi2 क्या है? Chi2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। Chi2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। हाँ बोलो नीलू, क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिख लिया इतना? यस मैम। मैम ओके, इसको एक बार मैं लिख रही हूँ अलग से। P1 नोट माइनस P1 डिवाइड बाय P1 नोट Chi2। Chi2 क्या होगा बच्चे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना? तो एक तो बच्चे आप ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। इसके बाद मैंने क्या बोला था? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसी प्रॉपर्टीज हैं? किसके लिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है तो क्या मैं ये लिख दूं क्या कि N1 इज मच मच ग्रेटर देन N2, हाँ या ना? तो अगर N1 बहुत ज्यादा है तो क्या मैं नेग्लेक्ट कर दूं क्या N2 को? अगर बच्चे N1 बहुत ज्यादा है, मान लो आप पानी में कोई चीनी डाल रहे हो, चीनी बहुत ही कम है, तो क्या मैं सोल्यूट के उनके उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को नेग्लेक्ट कर सकती हूँ ना? तो N2 बाय N1। ठीक है, तो ये आप लर्न करेंगे। अब एक बात बताओ बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास, हाँ या ना? यस मैम। तो ये वाला फॉर्मूला तो आपको मस्ट है, लर्न करना ही करना है। इसके बिना आप RLVP के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। इसके बिना आप RLVP के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो आपने जो ये टर्म्स लिखी हैं W2 M2 M1 W1, वो यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रही है? तो बच्चे W2 क्या है? यहाँ पे लिखो मेरे साथ साथ, सोल्यूट का मास है। ठीक है, W1 क्या है बच्चे? मास ऑफ सॉल्वेंट।
M2 क्या है? मोलिकुलर मास है, सोल्यूट का ग्राम पर मोल में होता है, आपको यूनिट भी पता होनी चाहिए। और M1 क्या है बच्चे? मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट है, ग्राम पर मोल में। ठीक है, इससे क्या पता चला? एक चीज और पता चल गई कि RLVP जो है एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। हाँ अक्षरा, कुछ हुआ क्या बेटा? ठीक है, तो RLVP क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रही है। और क्या मैं ये लिख सकती हूँ क्या बच्चे, जो आपकी RLVP है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलिकुलर मास के? हाँ या ना? तो बच्चे Yes, अगर ma'am. कभी क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, आपको मोलिकुलर मास दे रखे हो और आपसे पूछ रखा हो कि बच्चे RLVP का ऑर्डर बता दो, तो आप क्या करोगे? आप चेक करेंगे कि जितना मोलिकुलर मास ज्यादा होगा उतनी आपकी RLVP की वैल्यू क्या होगी बेटा? कम होगी। तो जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, 4 की 4, तो सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलिकुलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है? तो आप ये चीज ध्यान रखना कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अगर मोलर मास बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी बच्चे? कम होगी। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, तो हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। रेडी हो क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम ओके, ये क्या हो गया? ये वाला क्वेश्चन करो बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following binary mixture will have the same composition in liquid and vapor phase? हैंड रेस करना बस अपने। रवनीत ने हैंड रेस किया सबसे पहले। हाँ रवनीत, बता दो। Ma'am, B and C. B and C। देखो, which of the following binary mixture will have the same composition in liquid and vapor phase? right? तो मतलब क्या हुआ कि किसकी बात कर रहे हैं? एजियोट्रोपिक मिक्सचर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एजियोट्रोपिक मिक्सचर की बात कर रहे हैं। और आपको पता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो देख लो कौन है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल? वाटर एंड निट्रिक एसिड और वाटर और इथेनॉल। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चे? बी और सी आएगा। कर लोगे सबके सब? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसके बाद ये वाला क्वेश्चन करो। If two liquid A and B form minimum boiling azeotrope at specific composition, then आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों को अच्छे से ध्यान से देखो, घाई नहीं करना, जल्दबाजी में गलत नहीं लगा के आना। 4 अच्छे से पढ़ो, जितना कंटेंट मैंने पढ़ाया है उतना ही पढ़ना है, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगानी है बस। तो बताओ क्या आंसर होगा इसका? हाँ पंकज बताओ। मैम ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 बिल्कुल ठीक है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का मतलब क्या हुआ बच्चे? कैसा डेविएशन होगा यहाँ पे? पॉजिटिव डेविएशन होगा। और पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है? टोटल ज्यादा होता है। अगर ज्यादा होता है तो मतलब ए की इंटरेक्शन, सॉरी AB की इंटरेक्शन वीक होगी AA से और BB से। तो कौन से वाला ऑप्शन करेक्ट है बच्चे? फोर्थ वाला, कि AB इंटरेक्शन आर वीकर देन दोज बिटवीन A और BB। इसी वजह से जो आपका एजियोट्रोपिक मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। ये करो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर? अगर आपने 12th अच्छे से कर ली ना बच्चे, आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। सारे यहाँ पे 6R बैच वाले हैं ना? Yes, ma'am. ठीक है, हाँ कौन बताएगा? सोनम बताओगे? बताओ बेटा। ए ऑप्शन। ए सी।
कितने बी, ये बता दो, ए या बी? मैम ए। हम ए। अच्छा ए, तो हाँ बच्चे ए ही आएगा। देखो ध्यान से समझो क्या लिखा हुआ है। ए लिक्विड मिक्सचर, पहले तो इसको काट देना, टू और मोर सब्सटेंस नहीं, बाइनरी मिक्सचर ही देखते हैं हम। दैट बॉइल्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, that boils at constant temperature which is higher or lower than any of its component that retains the same composition in vapor and liquid state। जब तक एजियोट्रोपिक मिक्सचर की डेफिनेशन में तुम ये लोग मेंशन नहीं करोगे कि भैया उसका मोल फ्रैक्शन वेपर एंड लिक्विड फेज में सेम होना चाहिए, तब तक आप उस मिक्सचर को एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं बोलेंगे। चाहे कितना उसको बॉयल कर लो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, अगर कंपोजिशन सेम नहीं है तो बच्चे आपका वो मिक्सचर एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं है। तो ए वाला बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सारी स्टेटमेंट गलत है। समझे कि नहीं? इसमें तो टेम्परेचर ही अलग बोल दिया, और इसमें प्रेशर की बात कर दी, और इसमें टेम्परेचर प्रेशर दोनों की बात कर दी। लेकिन मोर अप्रोप्रिएट लगाना है, आंसर ए आएगा, क्योंकि जब तक आप ये मेंशन नहीं करोगे कि भैया उसकी कंपोजिशन सेम नहीं है तो आप नहीं बोल सकते। तो पंकज, अगर आपको मेन डेफिनेशन लिखनी है एजियोट्रोपिक मिक्सचर की, तो आप ये लिखोगे, एजियोट्रोपिक मिक्सचर आर द बाइनरी मिक्सचर व्हिच हैज सेम कंपोजिशन इन द वेपर फेज एज वेल एज इन द लिक्विड फेज। ठीक है बेटा, हाँ या ना? यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो। Which of the following is true regarding azeotrope? अनम्यूट करके भी बता सकते हो, बच्चे तो इतने ज्यादा है नहीं बच्चे, अनम्यूट करके बोल दो। बी। मैम बी। वेरी गुड, क्योंकि एजियोट्रोपिक मिक्सचर भैया ऐसा आइडियल मिक्सचर है जिसकी एक फिक्स कंपोजिशन के बाद आप उसकी और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते हो। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बाकी सारे के सारे पॉइंट जो है गलत है। और एक बार आप पेपर में ये देख लेना कि आपसे पूछ क्या रखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू पूछ रखा है या नॉट ट्रू पूछ रखा है। कई बार बच्चे ना स्टेटमेंट को सही रीड नहीं करते हैं, तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी अगर आपने स्टेटमेंट को रीड ढंग से नहीं किया। तो 2 बार तो एटलीस्ट आपको आपके क्वेश्चन को पढ़ना है, चाहे आपको वो कितने अच्छे से क्वेश्चन आता है। मान लो सपोज इसका बी ऑप्शन है, राइट, तुम्हें पता है बी ही आएगा, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो अबाउट योर आंसर, लेकिन फिर भी एक बार मेरे कहने पे जो है, चाहे असाइनमेंट के क्वेश्चन हो चाहे आपका पेपर में बैठे हो, एक बार 4 ऑप्शन को रीड करेंगे। ठीक है, एक बार टिक मार्क करके सारे ऑप्शंस को एक बार नजर मारेंगे कि क्या हमने, और श्योर हो जाओगे, 100% तो श्योर हो, 101% श्योर हो जाओगे जब एक बार आप चारों ऑप्शन को नजर मार लोगे। ठीक है बेटा? ओके मैम। ये वाला क्वेश्चन करो। अब बॉइलिंग पॉइंट से है क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट कह रही हूँ, RLVP से क्वेश्चन है बच्चे। करो इसको सोल्व। वेपर जो पहले गिवन है बच्चे वो लिखा करो। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर वाटर का दे रखा है 17.54 mmHg। ठीक है, और क्या करके व्हेन 20 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड, यानी कि जो W2 है बेटू वो 20 ग्राम दे रखा है, W1 दे रखा है 100 ग्राम, मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है, मास ऑफ सोलवेंट, ध्यान देना कि इसमें जो मास ऑफ सोलवेंट है वो ग्राम में ही लोगे। ठीक है, इसमें मास ऑफ सोलवेंट आप ग्राम में ही लोगे। और क्या दे रखा है बच्चे, वेपर प्रेशर इज लोवर्ड बाय मतलब समझते हो क्या, चेंज दे रखा है आपको कितना, 0.3 mmHg, यानी कि आपको वैल्यू दे रखी है बच्चे P1 नोट माइनस P1 की, आपको M2 बताना है। करो इसको सोल्व और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। मैम कर रहे हैं। M1 क्या होगा बच्चे इस केस में, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18 ग्राम पर मोल होगा वाटर का। अब सोल्व करो, फॉर्मूला लगा दो जल्दी इसका। यूनिट साथ लेके चलना बच्चे, मेरी क्लास में यही फंडा है, जब भी फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन करोगे तो यूनिट को साथ लेके चलना है।
नहीं तो गड़बड़ कर दोगे बहुत बड़ी। मैम ऑप्शन दिखा दो। ऑप्शन नहीं है बच्चे इसके, ऑप्शन नहीं है बेटा। थोड़ा मुझे आइडिया दे दो कितना आया तुम्हारा आंसर। 2 मिनट। हाँ हाँ निकाल लो, कोई बात नहीं बेटा, 2 मिनट ले लो लेकिन निकाल। मैम आंसर मैम 05.2। चैट बॉक्स में एक बार टाइप कर दो बच्चे क्या आंसर आ रहा है तुम लोगों का। मैम 605 तो नहीं आएगा बच्चे, 2 वाला तो फिर भी मैं सोच सकती हूँ इसी के आसपास आएगा। हाँ आस्था इज सेइंग बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर बताया आस्था ने। इतना एग्जैक्ट तो मत निकालो बच्चे, मेरे को डाउट हो जाएगा। आसपास निकाल लो, 2 to 8 नहीं आएगा बच्चे। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है इसको, 17.54 इंटू 20 इंटू 18 डिवाइड बाय 0.3 इंटू 100। ठीक है, हाँ 2110 समथिंग ही आएगा बच्चे। देख लो इधर, देख लो इधर बच्चे, सोल्व आप जब करोगे तो 2110.48 तो इसका एग्जैक्ट आंसर है। लेकिन भैया इतना एग्जैक्ट तो क्या ही निकालोगे आप, अप्रोक्सीमेट 209 2010 के अप्रोक्स अगर आ रहा है आंसर तो ठीक निकाला आप। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन है बच्चे, इसको कर लो ना 25 जा पे। ठीक है, इसको 3 6 जा पे कर दो, 17.54 को 17.5 ले लो और 5 पे इसको कैंसिल कर दो, अपने आप आंसर आ जाए। ठीक है बेटा, ओके ये वाला करो। इसका तो भैया मैंने सोल्यूशन ही भी दे रखा है तुम्हें। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2% वेट बाय वेट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है बच्चे। वेट बाय वेट का इसका मतलब क्या हुआ, 2% वेट बाय वेट का मतलब 2 ग्राम of solute present in 100 gram of solution. वेरी गुड, 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 98 ग्राम। 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, राइट। तो यानी कि सॉल्वेंट कितना होगा उसमें, पानी कितना होगा, 98 ग्राम। 98 ग्राम। तो मतलब आपको बच्चे W2 भी दे रखा है 2 ग्राम, W1 कितना दे रखा है 98 ग्राम, M2 आपको निकालना है और M1 कितना होगा 18 ग्राम पर मोल होगा। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2% वेट बाय वेट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एक्सर्ट ए प्रेशर ऑफ। अब देखो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं दे रखा, आपको बोल रखा है जब आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो इतना प्रेशर वो एक्सर्ट करेगा। मतलब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है बच्चे, यानी कि P1 आपको दे रखा है 1.00 बार, और सोलवेंट का वेपर प्रेशर होता है बच्चे 1.013 बार, इससे थोड़ा ज्यादा होता है। आप इसको 1 बार भी लिख सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। बस आपको क्या करना है बेटा, फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे क्या?
मैम। Yes, सारी ma'am. वैल्यूज आपको बस फॉर्मूले में पुट करनी है, P1 नोट माइनस P1 डिवाइड बाय P1 नोट इज इक्वल टू W2 बाय M2 इंटू M1 बाय W1। कर लोगे? बस ये ध्यान रखना W2 M2 M1 W1 क्या है, और ध्यान रखना इसमें जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो ग्राम में ही रहेगा। किसमें? RLVP में। ठीक है। Yes, ma'am. इसके बाद बच्चे ये वाले दो क्वेश्चन आप घर के लिए लेंगे, कल ऑफ है ना तो ये घर पे प्रैक्टिस करेंगे। एक ये वाला, जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे आप मेरे पास सैटरडे को, ठीक है, तब हम अगर नहीं होगा किसी का सोल्व तो मैं सोल्व करा दूंगी। एक बार इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। मैम और इसका भी ले लो। हो गया मैम। ले लिया? Yes, ma'am. ओके। तो अब क्योंकि ये मैंने घर के लिए करना दे दिया तो हमारे पास अभी 15 मिनट और बचे हैं। क्या हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी खत्म कर ले? क्या छोटी सी ही है, ठीक है। वैसे तो मैंने ना उसमें 6R वाले बैच में इतना ही करवाया था, लेकिन क्योंकि आपको मैंने 2 क्वेश्चन घर के लिए दे दिए तो हम जो है वो करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो हेडिंग डालो बच्चे। क्या कर रही हूँ मैं? हेडिंग डालो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। RLVP में उससे ज्यादा नहीं पढ़ना जितना मैंने बताया, ना ही एजियोट्रोपिक मिक्सचर में पढ़ना है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चे मैंने आपको क्या बोला, अगर आप सोलवेंट में, ध्यान से सुनना, ज्यादा बड़ी नहीं है ये, अगर आप सोलवेंट में बच्चे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाते हो, अगर आप सोलवेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला देते हो तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है उसका? डिक्रीज हो जाता है। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है मतलब क्या हुआ? उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, हाँ या ना? यस मैम। ज्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको बॉईल करने के लिए। तो मुझे एक चीज बताओ बच्चे, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी? बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी बताओ? मैम जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। क्या क्या इक्वल हो जाता है बेटा? मैम जो प्रेशर वेपर एग्जर्ट प्रेशर ऑफ करता है लिक्विड ना, इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। वेरी गुड। लिखो एक बार फिर समझाती हूँ। द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid become equal to atmospheric pressure is known as boiling point। यही बोलते हो ना? मतलब जब आप बच्चे पानी को बॉईल कर रहे हो, जब आप पानी को बॉईल कर रहे हो तो क्या हो रहा है? बॉयल होना स्टार्ट होगा, मतलब क्या बोलते हैं, बबल बनना स्टार्ट होंगे, है ना, पानी में से। तो जैसे ही बच्चे वो बबल्स बनेंगे, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होगा तो भैया कुछ ना कुछ प्रेशर भी जनरेट करेंगे। तो जैसे ही वो ऊपर वेपर की फॉर्म में आने लगेंगे तो उसको बाहर से कौन रोकेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर रोकेगा। तो जब तक वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ना हो जाए तब तक आपका पानी क्या नहीं करेगा बेटा? बॉयल नहीं करेगा। तो आप बोल सकते हो जब आपके लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा या इक्वल से थोड़ा सा ज्यादा होगा तब आपका जो पानी है बच्चे क्या करेगा? बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर, है ना? या आप बोल सकते हो 1 बार। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू मुझसे पूछो तो 1.013 बार होती है, बट फॉर सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन यू कैन यूज 1 एटमॉस्फेयर अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 बार। ठीक है बेटा? Yes, और ma'am. ये वाला वेपर प्रेशर क्या है? अंदर लिक्विड का वेपर प्रेशर इंटरनल और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एक्सटर्नल। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक फिगर बना रही हूँ जो कि बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। किसके बीच बना रही हूँ बच्चे? वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर ले रही हूँ और इस पे ले रही हूँ टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पे। तो अगर मैं बोलूं कि ये सॉल्वेंट के लिए मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, प्योर सॉल्वेंट के लिए, तो क्या मैंने सही ग्राफ प्लॉट किया है क्या? हाँ या ना?
क्योंकि तुम्हें पता है बच्चे टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो भैया वेपर जल्दी बनाएंगे, तो भैया वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, हाँ या ना? तो अगर मैं बात करूं प्योर सॉल्वेंट की तो उसका वेपर प्रेशर ये है। लेकिन अगर मान लो मैं इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला देती हूँ तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चे? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो ये किसका है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। तो आप देख रहे होंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है? कम है सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, हाँ या ना? यस मैम। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे कंसिडर कर लूं, यहाँ पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, तो इस वाले पॉइंट पे ये देखो, इस वाले पॉइंट पे आपका सॉल्वेंट बॉयल करेगा और इस वाले पॉइंट पे आपका सॉल्यूशन बॉयल करेगा, हाँ या ना? बताओ मुझे। क्योंकि सोल्यूट डालने की वजह से वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। मतलब आपको अब ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लाने के लिए। बोलो समझे कि नहीं समझे? यस मैम। तो यानी कि जो ये वाला पॉइंट है ये क्या है बच्चे? प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। और जो ये वाला है टेम्परेचर है बच्चे, ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का। और इन दोनों का डिफरेंस क्या है? डेल्टा टीबी। क्या है? डेल्टा टीबी। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी नॉट माइनस टीबी। सॉरी, आई एम सो सॉरी, एक मिनट। टीबी माइनस टीबी नॉट, क्योंकि सॉल्यूशन का याद है ना बॉइलिंग पॉइंट। टीबी क्या है? यहाँ पे लिखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। और टीबी नोट क्या है बेटा? टीबी नोट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। लिख रहे हो ना सबको ये मेरे साथ साथ? यस हाँ, मैम। अगर किसी को समझ में लिखा हुआ नहीं आ रहा तो इस वजह से मैं बोल भी रही हूँ, ठीक है? तो ये डायग्राम ध्यान से देखेंगे कि कौन सा वाला पॉइंट सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट शो कर रहा है, कौन सा टेम्परेचर जो है प्योर सॉल्वेंट का रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, चाहे आपके बोर्ड के हो चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और डेल्टा टीबी क्या है बच्चे? डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है? तो बच्चे एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगा? एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया कि जो डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के। और प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो क्या आ जाएगा? केबी इंटू एम आ जाएगा, हाँ या ना? यस मैम। अब केबी क्या है तुम्हारे पास? बताओ। थोड़ा जल्दी तो नहीं हो रहा क्या? थोड़ी स्पीड कम करूं क्या अपनी? नो मैम, ठीक है। बता देना जैसा भी हो। केबी क्या है बच्चे? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या आप इसको बोल सकते हो एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है? एम क्या है? मोलैलिटी है। मोलैलिटी क्या होती है बच्चे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब ध्यान रखना कि यहाँ पे जो आप सॉल्वेंट का मास लोगे वो केजी में लोगे, ठीक है? ठीक है क्या बेटा? यस मैम। इसको और कैसे लिख सकती हूँ मैं? इसको और कैसे लिख सकती हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा? गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 1/W1। W2 क्या है? लिखो, मास ऑफ सोल्यूट है ग्राम में, और W1 क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट है लेकिन केजी में। यूनिट का प्लीज खास तौर पे ध्यान रखना वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ये भी ऐसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो कि मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपने पक्का बुक्स में यहाँ पे लिखा होगा 1000/W1, जो आप लोगों ने अपने स्कूल में या ट्यूशन पे आपने फॉर्मूला रटा होगा, वहां पे आपने 1000 लिख के याद किया होगा। लेकिन मैं कह रही हूँ कि 1000 नहीं लिखोगे अभी, वो मैं बताऊंगी कि क्यों नहीं लिखोगे। अभी 1000 मत मेंशन करना इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है बच्चे? मैम वो ग्राम्स की टर्म्स में है ना? क्या बेटा?
मैम वो ग्राम्स के टर्म्स में होगा, 1000। हाँ मैं बताऊंगी बच्चे, वो कुछ बच्चों को पता होगा, मैं बताऊंगी। एब्यूलोस्कोपिक साइंटिस्ट का नाम है। एब्यूलोस्कोपिक, हाँ। कई बार क्या होता है ना, जिस साइंटिस्ट ने रिसर्च मारी होती है ना, इंडियन में, इंडिया वाले तो नहीं होते ऐसा, जो ये फॉरेनर होते हैं ना, जो ये रिसर्च मारते हैं, अपने नाम पे ही कांस्टेंट का नाम दे देते हैं। कोई अब केएफ को पढ़ोगे तो बोलोगे क्रायोस्कोपिक, एब्यूलोस्कोपिक, ठीक है। हाँ, तो मुझे जल्दी से बताओ, केबी की यूनिट क्या होगी? Kelvin kg per mole. केल्विन केजी पर मोल। हाँ बिल्कुल ठीक है, कैसे निकालोगे? टेम्परेचर के डिवाइड में डाल देंगे मोलैरिटी को। ओके, तो बच्चे, हाँ एक बार मैं एक मैसेज देखने लगी थी, सॉरी। देखो बच्चे, डेल्टा टीबी क्या है? केबी इंटू एम है, राइट? तो अगर केबी की यूनिट निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? डेल्टा टीबी बाय एम, ठीक है। तो कैसे? डेल्टा टीबी केल्विन में होगा टेम्परेचर, और ये मोल पर केजी होती है, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। और हाँ बच्चे, एब्यूलोस्कोपी किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। एब्यूलोस्कोपी का मतलब होता है कि एब्यूलो का मतलब होता है बॉयल होना, तो क्योंकि हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं, इसलिए इस कांस्टेंट का नाम आया है एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। ये कोई साइंटिस्ट नहीं है। क्लियर है बच्चे? यस मैम। चलो, इतना हो गया क्या? यस मैम। ओके, इसके अलावा क्या करना है तुम्हें, एक चीज ध्यान रखना। अगर मान लो तुम्हें, वैसे तो एग्जाम में बच्चे केबी की वैल्यू दे रखी होगी, क्योंकि जो केबी की वैल्यू है ना, वो सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करती है, राइट? तो अलग अलग सॉल्वेंट के लिए केबी की वैल्यू दे रखी होगी। लेकिन सपोज तुम्हें केबी की वैल्यू नहीं दे रखी, उल्टा पूछ रखी है, तो उस केस में आप केबी की वैल्यू कैसे निकालोगे? वैसे तो इक्वेशन नहीं आता है, मतलब पढ़ो ना एक ही बराबर है, लेकिन फिर भी एक बार नजर मार लेना। इसका फॉर्मूला लिख लो बस, R इंटू M1 TB स्क्वेयर डिवाइड बाय 1000 इंटू डेल्टा H वेपोराइजेशन, ठीक है। R क्या है बेटा यहाँ पे? R तुम्हारा गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हाँ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू जूल में लेनी है तो 8.314 लोगे, कैलोरी में लोगे तो 2 लोगे, लीटर पर एटमॉस्फेयर में लेना है तो भैया 0.082 लोगे, तो ये पता होनी चाहिए। M1 क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। टीबी क्या है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। डेल्टा एच वेपोराइजेशन क्या है बेटू? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। क्या है? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। कितना हीट का चेंज हुआ जब आपका पानी किसमें चेंज हुआ? वेपर में। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। बोलो समझे या नहीं? जल्दी से एक बार जो मैंने फॉर्मूला कराया है उसको रिवाइज कर लो, उसको रिवाइज कर लो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। कर लिया क्या रिवाइज? यस मैम। वेरी गुड। पहले ये बताओ, इतना समझ में आ गया? तभी मैं फिर आगे क्वेश्चन करवाती हूँ। बताओ, Yes, कोई ma'am. डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। आज हमने क्या किया? एजियोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में डिस्कस कर लिया, आरएलवीपी कर लिया, दोनों के क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। और क्या कर लिया? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी कर लिया, ठीक है। ओके बच्चे, ग्राफ में ऐसा है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा, और इस पॉइंट पे बच्चे जब आपका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा तो वो बॉइल करेगा, जिसको मैंने टीबी नोट बोल रखा है, विच इज योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, राइट?
और जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालोगे तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया मतलब आपको और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको बॉईल करने के लिए। और ज्यादा टेम्परेचर देने का क्या मतलब है, उसको और ज्यादा भैया पुश करना पड़ेगा कि वो इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो यहाँ पे कहीं जाके वो जो है बॉयल होना स्टार्ट होगा इस पॉइंट के जैसे ही थोड़ा आगे जाएगा। तो उसको मैंने बोला है टीबी विच इज योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है अभी नाउ इट्स क्लियर ना। वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन करो बच्चे, जल्दी से करो ये वाला क्वेश्चन। कौन सा बच्चे ने, मीशा कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो क्या सारे ये क्वेश्चन? मैम कौन वोलेटाइल सोल्यूट दे रखे भैया 12.5 ग्राम। अच्छा मैं निमिषा दिखा दूंगी क्लास के बाद में, एक्चुअली वो दूसरी स्लाइड है, मैं दिखा दूंगी, डोंट वरी। ठीक है 12.5 ग्राम दे रखा है सोल्यूट का मास, सोलवेंट का दे रखा है 175 ग्राम, बॉइलिंग डेल्टा टीबी ऑलरेडी तुम्हें दे रखा है 0.0 केल्विन, और केबी दे रखा है तुम्हें बेटा 0.52 केल्विन केजी पर मोल। M2 निकालना है तो सिंपल है भैया, सिंपल फॉर्मूला है Kb इंटू W2 बाय M2 1 बाय W1। मैं फिर बोल रही हूँ यूनिट को साथ लेके चलना है, यहाँ पे यूनिट को साथ लिखो 0.70 केल्विन, Kb कितना है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है W2 कितना है बेटा 12.5 ग्राम, M2 तुम्हें निकालना ही है 1 बाय W1 175 ग्राम। लेकिन हमें सॉल्वेंट का मास किसमें चाहिए होता है मोलैलिटी के केस में, बताओ? जी में। केजी में। तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? हाँ। तभी मैंने उसमें 1000 नहीं लिखवाया था फॉर्मूले में, यही बताना चाहती थी मैं। ठीक है क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है ऐसे स्टूडेंट को 1000 वाला फॉर्मूला रट लेते हैं, लेकिन फिर उनको ये होता है कि मैम ये तो 175 ग्राम तो ग्राम में है, हमें तो केजी में चाहिए, तो वो 1000 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं और 6 जीरो लगा देते हैं। तो आपको वो काम नहीं करना है। अब केजी से केजी कैंसिल बच्चे, केल्विन से केल्विन कैंसिल, और आपका जो मॉलिक्यूलर मास है वो किस में आ जाएगा, ग्राम पर मोल में आ जाएगा। इसको सोल्व करना, कितना आंसर आया है? 53 ग्राम। 53 के आसपास आएगा इसका आंसर। हो जाएगा सबका? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो, कर लोगे क्या? आई थिंक आप सारे बच्चे मेरे साथ फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रहे हैं मोस्टली। मैंने अपना नेम भी नहीं बताया ना, तुम लोगों ने मुझसे पूछा। माय नेम इज खुशबू। हम डाउट सेशन हुआ था एक बार तो पता था। अच्छा ठीक है ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो खुशबू मैम, स्पेलिंग गलत है बेटू। ये वाला क्वेश्चन करो, 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ 2 डिफरेंट सॉल्वेंट ए एंड बी, जिसकी आपकी एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट का रेशियो दे रखा है 1:5। द रेशियो ऑफ द एलिवेशन इन देयर बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी ऑफ ए बाय डेल्टा टीबी ऑफ बी इज, क्या आएगा आंसर? ए बी सी डी? हाँ आस्था 53 नहीं 53 के आसपास आएगा बच्चे आंसर। थोड़ा आई थिंक अप्रोक्सीमेशन लेके किया होगा या तो तुमने। यस मैम। हाँ ये वाला सोल्व करो बच्चे, क्या आएगा? दो क्या दे रखे हैं आपको, ए और बी जो है, 2 बीकर है भैया, दोनों में 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल रखा है। सोल्वेंट दोनों में अलग अलग है लेकिन 100 ग्राम सोल्वेंट में डिसोल्व किया गया है। ठीक है केबी ऑफ ए बाय केबी ऑफ बी तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है 1:5। आपको पूछ रखा है कि डेल्टा टीबी ऑफ ए डिवाइड बाय डेल्टा टीबी ऑफ बी क्या होगा, बताओ मुझे। ऑप्शन ए।
फिर से देखो, ऑप्शन ए आएगा क्या? KB ऑफ A इंटू M डिवाइड बाय KB ऑफ B इंटू M। तो मोलैलिटी तो सेम है भैया, 1 ग्राम इन 100 ग्राम, 1 ग्राम इन 100 M, तो इसको तो कैंसिल कर दो। तो KB ऑफ A बाय B का रेशियो क्या है? 1:5। तो आंसर भी क्या आएगा बताओ? 1:5। एग्री करते हो सी ऑप्शन से? यस मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करो, बता देना जिसको वो वाला क्लियर नहीं हुआ, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी। A set of solution is prepared using 180 gram of water as a solvent and 10 gram of different non-volatile solute A, B, C। तो बच्चे A, B, C तीन नॉन, क्या हुआ? मैम पिछला क्वेश्चन बता दो। ये लो, मैम दोबारा एक्सप्लेन कर दो। बच्चे आपको ना डेल्टा टीबी क्या होता है? केबी इंटू एम होता है। अब देखो दोनों के केस में मोलैलिटी सेम है बच्चे, 1 ग्राम इन 100 ग्राम, 1 ग्राम इन 100 ग्राम। मास भी सेम है, सोलवेंट का मास भी सेम है। समझ रहे हो? सोल्यूट का भी मास वही है और सोलवेंट का भी वही है, राइट? तो दोनों मोलैलिटी तो कैंसिल हो जाएगी, और केबी ऑफ ए बाय बी का रेशियो उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है 1:5। तो डेल्टा टीबी ऑफ ए बाय बी का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:5। समझा? आई बच्चे समझ में? हाँ यस मैम। ठीक है। अरे झूठे मुंह से हाँ मत बोलना, मैं फिर समझा दूंगी अगर नहीं आया तो समझ में। मैम आ गया। ठीक है बच्चे, आपको ए बी सी तीन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट दिए हैं, ठीक है, और तीनों है वो 10-10 ग्राम है, और इनको जो है 180 ग्राम ऑफ वाटर में डिसोल्व किया गया है तीनों को। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, तीनों के मोलर मास अलग अलग है। इसका 100 है, बी वाले का 200 है, और सी वाले का 10,000 है। आपसे ये पूछा है कि RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा ABC का? समझेगा क्वेश्चन को? अभी मैंने बोला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बच्चे मोलर मास। तो जितना ज्यादा मोलर मास होगा RLVP की वैल्यू उतनी कम होगी। तो देख लो, सबसे ज्यादा मोलर मास C का है तो वैल्यू उसकी कम होगी, और A की सबसे ज्यादा होगी। तो ऑप्शन कौन सा आएगा बताओ? ए। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ, समझ में आया ये वाला? जल्दी से चैट बॉक्स में थम्स अप दे दो मुझे, और ये 4 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये घर के लिए करने हैं। 2 क्वेश्चन वो जो भी मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको, वो, और 4 क्वेश्चन ये। तो 6 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहने वाला है बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया क्या? तो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। वेरी गुड। अब नेक्स्ट टाइम जब आप मुझसे मिलोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर को खत्म कर देंगे, ठीक है? मैम क्वेश्चन दिखा दो। हाँ वो क्वेश्चन दिखा रही हूँ बेटा मैं, ये लो। एक तो ये वाला क्वेश्चन था बच्चे, एक ये वाला था। मैम लास्ट वाला क्वेश्चन से दिखा। ये लो, ये लास्ट ही है मैम क्वेश्चन यही तो दिखाया बच्चे। हम तो 4 क्वेश्चन थे एक slide अच्छा वो 4 क्वेश्चन वाले, अरे वो अलग अलग स्लाइड में है ना। ये लो, जिन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चे वो लीव कर सकते हैं। एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से एंजॉय करना और पढ़ाई भी करना, ठीक है? सेम टू यू मैम। गुड नाइट मैम। बाय मैम। थैंक यू।